राजधानी दिल्ली में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाया है, जिस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की है, जिस तरह से राहुल गांधी ने कहा कि ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग करने की कोशिश है, जिस तरह से अखिलेश यादव ने कहा अब की बार 400 पार नहीं, अब की बार 400 हार रहे हैं, और जिस तरह से उद्धव ठाकरे ने नारा दिया कि अब की बार भाजपा तड़ी पार। वो नहीं चाहते कि तू खबर की तह तक पहुंच, क्योंकि खबरों की इन्हीं गहराइयों में छिपा है राजनीति का असली खेल। न्यूज़ चक्र खबर की गहराइयों को टटोलता। क्या इस रैली ने, क्या इस महाराला ने इंडिया गठबंधन में ऊर्जा भर दी है? जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और उससे पहले हेमंत सोरेन को जेल में डाल दिया गया, जिस तरह से उनकी पत्नियां मैदान में आकर जनता से अपनी बात रख रही हैं, क्या वो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी भूल थी? ये सवाल इसलिए किए जा रहे हैं दोस्तों, क्योंकि इंडिया महागठबंधन की दिल्ली में रैली हुई और नेताओं ने पुरजोर तरीके से बात रखी। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, अब भी गठबंधन के अंदर ढेरों विरोधाभास हैं, मगर कई राज्यों में इस वक्त हालात जो हैं वो सेटल हो गए हैं। जहां जहां मतभेद थे वहां हालात बेहतर हो रहे हैं, यानी कि कम से कम लड़ाई की जमीन तैयार हो रही है। मगर हकीकत यह भी है दोस्तों कि इस वक्त इंडिया गठबंधन के नेताओं के सामने ढेरों चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी बात, कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं है। हालत यह हो रही है दोस्तों, कांग्रेस के कई नेताओं को मध्य प्रदेश में देखा होगा, वो दर दर जा रहे हैं, दरवाजे दरवाजे जा रहे हैं और लोगों से पैसे की अपील कर रहे हैं। यह हालत हो गई है भारतीय जनता पार्टी शासित भारत में मुख्य विपक्षी दल की। कल प्रियंका गांधी वाड्रा सामने आई और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रावण की याद दिलाई। उन्होंने कहा कि आज हम रामलीला मैदान में हैं, जो प्रतीकात्मक है रावण पर राम के जीत की। लिहाजा प्रधानमंत्री को समझना होगा कि अहंकार की एक उम्र होती है। सुनिए प्रियंका गांधी वाड्रा ने किस तरह से प्रधानमंत्री पर हमला किया। ये दिल्ली वाले जानते हैं कि ये दिल्ली का सुप्रसिद्ध रामलीला मैदान है। यहाँ बचपन से मैं आ रही हूँ। हर साल दशहरे के दिन यहाँ इसी मैदान में रावण के पुतले का दहन होता है। मैं छोटी थी तो अपनी दादी जी इंदिरा जी के साथ आती थी, उनके पैरों के पास जमीन पर बैठ के देखती थी। उन्होंने हमारे देश की ये प्राचीन, हजारों वर्ष प्राचीन गाथा जो रामायण है, भगवान राम जी की जीवन गाथा मुझे सुनाई। आज जो सत्ता में है वे अपने आप को राम भक्त कहलाते हैं। इसीलिए यहाँ बैठे हुए मेरे मन में ये बात आई कि उनको इस संदर्भ में कुछ कहना चाहिए। मुझे लगता है कि वे कर्मकांड में उलझ गए हैं। मुझे लगता है कि वे दिखावे में लिप्त हो चुके हैं। इसीलिए मैं आज यहाँ खड़े होकर उन्हें याद दिलाना चाहती हूँ कि वो हजारों वर्ष पुरानी गाथा क्या थी और उसका संदेश क्या था। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास सत्ता नहीं थी। भगवान राम जब सत्य के लिए लड़े, उनके पास संसाधन नहीं थे, उनके पास तो रथ भी नहीं था। रथ रावण के पास था, संसाधन रावण के पास थे, सेना रावण के पास थी, सोना रावण के पास थी, वो तो सोने की लंका में रहता था। भगवान राम के पास सत्य था, आशा थी, आस्था थी, प्रेम था, परोपकार था, विनय था, धीरज था, साहस था और भगवान राम के पास सत्य था। मैं सत्ता में बैठे हुए
सरकार के जितने भी सदस्य हैं, अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को याद दिलाना चाहती हूं कि इस जीवन राम भगवान के जीवन गाथा का क्या संदेश था। सत्ता सदैव नहीं रहती, सदैव नहीं रहती सत्ता। सत्ता आती है, जाती है, अहंकार चूर चूर होता है एक दिन। यही नहीं, जैसे कि मैंने बताया, मंच पर इंडिया गठबंधन के तमाम नेता थे जिन्होंने जनता के सामने अपनी एकता की तस्वीर पेश की कुछ इस तरह से। राहुल गांधी भी मौजूद थे। राहुल गांधी के तेवर बहुत उग्र थे। उन्होंने कहा कि भाजपा ईवीएम के जरिए मैच फिक्सिंग करना चाहती है, वो ईवीएम के जरिए चुनाव जीतना चाहती है और भाजपा को पता होना चाहिए कि अगर वो ईवीएम के जरिए घोटाला करेगी तो भारत में अराजकता पैदा हो जाएगी। उन्होंने कहा कि भाजपा का जीतना यानी कि देश के संघीय ढांचे का खत्म होना, लोकतंत्र का खत्म होना। सुनिए राहुल गांधी ने किस तरह से अपनी बात रखी। और ये मैच फिक्सिंग क्यों हो रही है? भाई और बहनों, इसका सिर्फ एक लक्ष्य है कि हिंदुस्तान का संविधान, जिसने इस देश के गरीब लोगों को भविष्य दिया, सपने देखने का हक दिया, उस संविधान को हिंदुस्तान के गरीब जनता से के हाथ से छीनने के लिए यह मैच फिक्सिंग की जा रही है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन यह संविधान खत्म हो गया, उस दिन यह हिंदुस्तान नहीं बचेगा। इसको पुलिस से, धमकी से नहीं चलाया जा सकता है। यह जो संविधान है, हिंदुस्तान की जनता की आवाज है, हिंदुस्तान के दिल की धड़कन है। इसको जिस दिन खत्म कर दिया गया, उस दिन यहां पे हिंदुस्तान नहीं बचेगा। अलग अलग स्टेट हो जाएंगे, हिंदुस्तान नहीं बचेगा। यही इनका लक्ष्य है। ये सोचते हैं कि संविधान के बिना धमकाकर, डराकर पुलिस, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के साथ देश चलाया जा सकता है। ये सोचते हैं मीडिया के बिना देश चलाया जा सकता है। आप मीडिया को खरीद सकते हो, आप मीडिया को दबा सकते हो, आप मीडिया के रिपोर्टर्स का मुंह बंद कर सकते हो, मगर आप हिंदुस्तान की आवाज को नहीं दबा सकते हो। इस आवाज को कोई नहीं दबा सकता। दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो इस आवाज को दबा सकती है। इस रैली में दोस्तों, उत्तर प्रदेश और बिहार, इन दो अहम राज्यों में जहां कुल 120 सीटें हैं, इंडिया गठबंधन की नुमाइंदगी करने वाले दो अहम नेता थे, अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव। और दोनों में एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस वक्त चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे बिहार, वहां पर सीटों को लेकर गठबंधन हो गया है। पेचीदगियां थी, विरोधाभास था, मगर उसे संबोधित कर दिया गया है। आज चाहे अखिलेश हो चाहे तेजस्वी, दोनों में आत्मविश्वास दिखाई दे रहा है। तेजस्वी ने कहा यह मोदी राज नहीं, यह कंस राज है, और इन्हें अगर यह लगता है कि जेल में डाल देने से हम डर जाएंगे तो आप गलत कह रहे हैं। सुनिए तेजस्वी ने किस तरह से करारा हमला बोला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। कई जगह ईटी का रेट चल रहा है, आईटी का रेट चल रहा है, लेकिन हम लोग घबराने वाले लोग नहीं। आज देश में जिस हिसाब से हेमंत सोरेन जी को और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करने का काम इन बीजेपी के लोगों ने किया है, तो उनको हम बता दें कि इनके गीदड़ भपकी से हम लोग डरने वाले नहीं हैं। हम लोग संघर्ष करने वाले लोग हैं। और पिंजरे में तो शेर ही को कैद किया जाता है। सब लोग शेर हैं। आप लोगों ने ताकत दिया है, आपकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं।
कंस राज आप लोगों ने देखा होगा, जब जब कंस को किसी से तकलीफ होती थी, डर लगता था, तब तब जेल में लोगों को बंद कर दिया जाता था। लेकिन जेल जाने से यहां कोई डरने वाला नहीं है। कितने लोगों को जेल भेजोगे? लेकिन जब जनता जब जवाब देगी, जब वोट का चोट दीजिएगा, तो मोदी जी हाथ मलने का काम करेंगे, सत्ता से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए ये अपनी ताकत को पहचानिएगा। सब लोग चुनाव के समय आप सब लोग पोल कीजिएगा, वोट दीजिएगा, लोगों को भी वोट दिलाने का काम कीजिएगा। बीजेपी के लोग झूठ बोलने वाले लोग हैं। ये लोग यूरिया को भी चीनी बना देते हैं, ये लोग गोबर को भी हलवा दे करके परोस देते हैं, ये लोग आंख फोड़ करके चश्मा दे देंगे और फिर बोलेंगे देखो हमने चश्मा दिया। ये झूठी पार्टी है, इसलिए इन पे विश्वास मत कीजिएगा। मोदी जी कहते हैं कि उनका गारंटी मजबूत गारंटी है, गारंटी की बात करते हैं। हम बोलते हैं मोदी जी की गारंटी वैसे ही गारंटी है जैसे चाइनीज माल होता है, 2-4 बार इस्तेमाल करोगे और वो गारंटी जो है खत्म हो जाता है, टूट जाता है, खराब हो जाता है। और बात वहां नहीं रुकी दोस्तों। तेजस्वी यादव ने गोविंदा के गाने की याद दिलाई और किस तरह से प्रधानमंत्री पर तंज कसा, आइए सुनते हैं। और आप लोगों ने गोविंदा का फिल्म का एक गाना सुना होगा कि तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भूल जाते हो। रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, रोज रोज मोदी जी तुम ऐसा करोगे, जनता जो रूठ गई तो हाथ मलोगे। अरे तुम तो धोखेबाज हो, वादा करके भाग जाते हो। और जैसे मैंने कहा दोस्तों, मंच पर अखिलेश यादव भी थे। अखिलेश यादव ने कहा कि कोई 400 पार नहीं होने वाला, इस बार भाजपा 400 हार रही है। उन्होंने कहा कि यह वो पॉलिटिकल पार्टी है जो सिर्फ झूठ बोलने में विश्वास रखती है और सिर्फ झूठ के सहारे यह अपनी राजनीति करती है। देखिए अखिलेश यादव ने किस तरह से हमला बोला। ये रामलीला मैदान ऐतिहासिक मैदान है और आज जब हम लोग इकट्ठे यहां हुए हैं, जब हम आज सब मिलकर के एक साथ खड़े हुए हैं, तो इस मैदान से ये ऐलान होने जा रहा है कि हुक्मरान जो दिल्ली में बैठे हैं वो अब ज्यादा दिन रुकने वाले नहीं हैं। आज हम लोग दिल्ली में आए हैं, सुना है लोग दिल्ली वाले आज दिल्ली से बाहर गए हैं। ये समझ लेना हम सब लोग आने वाले हैं और दिल्ली से जो बाहर जा रहे हैं आज, वो हमेशा हमेशा के लिए बाहर जा रहे हैं। ये लोग जो नारा देते हैं 400 पार, ये लोग जो नारा दे रहे हैं 400 पार, अगर आपके 400 पार हो रहे थे तो आम आदमी पार्टी के नेता से आपको घबराहट किस बात की है? किस बात की घबराहट है? आपने अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जेल भेज दिया, और मैं तो उस उत्तर प्रदेश से आता हूं। दरअसल अगर हम विपक्ष की बात करें दोस्तों, तो हमला 2 मोर्चों पर था। पहला, किस तरह से लोकतांत्रिक ढांचे को कमजोर किया जा रहा है, और दूसरा भ्रष्टाचार के मुद्दे पर। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरठ की एक रैली में यह कहा कि मेरे साथ कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता। इस वक्त विपक्ष दोस्तों एक ऑडियो वीडियो को वायरल कर रहा है। प्रधानमंत्री एक तरफ कहते हैं कि मेरे साथ कोई भ्रष्टाचारी नहीं बैठ सकता, और उसके बाद जिन जिन नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप हैं
उनके साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर को वायरल किया जा रहा है। अजीबोगरीब बात यह है कि चाहे अजीत पवार हो, चाहे छगन भुजबल हो, चाहे नारायण राणे हो, जिन जिन बड़े नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो उड़न छू हो गए। प्रफुल्ल पटेल, ये ना भूलें, विमानिंग लीज को लेकर कितने गंभीर मामले थे, सीबीआई ने वो केस वापस ले लिया। ऐसी ढेरों मिसाल हैं। मैं चाहूंगा कि आप वो वीडियो देखें जो विपक्ष वायरल कर रहा है। ये वीडियो विपक्ष की तरफ से बनाया गया है। मैं चाहूंगा आप इस वीडियो को देखें और फिर मैं उसकी चर्चा करता हूं। कोई भ्रष्टाचारी मेरे बगल में बैठ करके मेरा ताप सहन नहीं कर सकता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो, जो भी बोल सकते हैं सब झूठ बोलो, जहां भी बोल सकते हैं झूठ बोलो, कितनी बार बोल सकते हैं झूठ बोलो, किसी भी विषय पर बोलो तो सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलो। एक ही काम, झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो, बार बार बोलो। इसीलिए मैंने कहा दोस्तों कि भ्रष्टाचार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जितनी भी बातें कर रहे हैं ना, अब उस पर विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। क्योंकि प्रधानमंत्री आज की तारीख में जो भी बयान देते हैं ना, उसके विरोधाभास के तौर पर, उसे कॉन्ट्रडिक्ट करने के लिए, उसे गलत ठहराने के लिए खुद प्रधानमंत्री का एक बयान होता है। यानी कि भाजपा की कथनी और करनी में फर्क साफ तौर पर दिखाई देता है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री ने क्या क्या बातें कही थी आपके स्क्रीन पर। सबसे पहला बयान, बड़े बड़े भ्रष्टाचारी आज सलाखों के पीछे हैं। भ्रष्टाचारी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा जरूर। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा। फिर यह बयान देखिए साहब, प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं ना सिर्फ भ्रष्टाचार की जांच कर रहा हूं, यह मेरी गारंटी है कि जिसने भी देश को लूटा है, मैं जो चोरी की हुई खजाना है वो लोगों को लौटाऊंगा। फिर यह बयान देखिए, मेरठ की रैली में प्रधानमंत्री ने कहा, भ्रष्टाचारी कान खोलकर सुन लें, मोदी पर चाहे जितने भी हमले करो, यह मोदी है, रुकने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा और जरूर होगा। आज विपक्ष यही सवाल पूछ रहा है दोस्तों कि प्रधानमंत्री जो दावा करते हैं ना कि भ्रष्टाचारी चाहे जितना भी बड़ा हो उस पर कार्रवाई होगी, तो फिर अजीत पवार का क्या, हेमंत बिश्व शर्मा का क्या, छगन भुजबल का क्या, अशोक चव्हाण, आपने उनको राज्यसभा भेजा है और आप आदर्श हाउसिंग घोटाले को लेकर उन पर हमला बोल रहे थे। जिस एनसीपी को प्रधानमंत्री ने नेचुरली करप्ट पार्टी बताया, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आज वो पूरी की पूरी एनसीपी जिसमें छगन भुजबल हैं, अजीत पवार हैं, सब आपकी गोद में आके बैठे हुए हैं। नारायण राणे पर क्या क्या नहीं कहा था आपने, क्या उन पर कोई कार्रवाई हुई? नहीं हुई। हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री बुरी तरह से एक्सपोज्ड हैं और आलम यह है कि तमाम इंटरव्यूज में अब भी गुप्त चुनावी चंदे को जायज ठहरा रहे हैं। सवाल यही किया जा रहा है कि क्या प्रधानमंत्री बुरी तरह से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ से बौखलाए हुए हैं? यही मुद्दा इंडिया गठबंधन की रैली में फारूक अब्दुल्ला ने उठाया। सुनिए फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा। आज हमारा मकसद क्या है? आज हमारा मकसद सिर्फ एक है कि हम सब आईन को बचाएं, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाएं। आज कॉन्स्टिट्यूशन पे हमला है। आप देखें, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी धमकियां दी जा रही हैं। यह हाल है हमारा। ये बात सुनिए, इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है। मुसलमान अलग, हिंदू अलग, सिख अलग, ईसाई अलग। इस लड़ाई के खिलाफ हमने आवाज़ उठानी है। इस लड़ाई के खिलाफ आपने वोट देना है। और तभी वो सब नेता जो आज बंद कर दिए गए हैं, केजरीवाल जी और सोरेन जी और दूसरे संजय, इन सब में निकलेंगे जब आप इस आईन को पकड़ेंगे और जब इलेक्शन का टाइम आएगा, आपको वोट देना होगा, आप उस बटन को दबाइएगा जो इस हुकूमत को हराएगा और आपकी हुकूमत लाएगा। बहुत लोगों ने बात की है, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा, हम सब ने इकट्ठे होके, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, तमिलनाडु से हो, आसाम से हो, बंगाल से हो, कहीं से भी हो,
हमें सब इकट्ठे चलना है। मुझे बहुत खुशी हुई जब महबूबा जी यहाँ तशरीफ लाई और उन्हें साथ कहा, इंडिया गठबंधन को हमने मजबूत करना है, उसमें हम सब आपके साथ हैं, रहेंगे जब तक जिंदगी है और दम है। हम लोग इस गठबंधन को छोड़ने वाले नहीं हैं। उद्धव ठाकरे ने भी नारा दिया दोस्तों, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और तड़ी पार शब्द के कई मायने हैं, जैसा कि आप जानते हैं। सुनिए उद्धव ने क्या हमला किया। बीजेपी को दिल्ली आने से रोकना ही होगा। और एक नारा जो मैंने मुंबई में दिया था, वो जो कहते हैं कि आपकी बार 400 पार, मैं आपको आह्वान करता हूं कि जहां से आप आए हुए हैं आप जाओ, अपने घर पे जाओ, जहां भी जाएंगे गांव में जाओ, लेकिन एक नारा आपको देना होगा तानाशाही के खिलाफ, अब की बार भाजपा तड़ी पार, अब की बार भाजपा तड़ी पार। और ऐसे तानाशाही करने वाली सरकार अब हम दिल्ली आने नहीं देंगे, यही शपथ लेकर आगे हमें जाना होगा। इंडिया गठबंधन की रैली में 5 अहम मांगे की गई हैं दोस्तों, और वो 5 मांगे क्या हैं, सिलसिलेवार तरीके से आपके स्क्रीन पर। पहला, चुनाव आयोग को लोकसभा चुनावों में समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए। चुनाव आयोग को चुनाव में हेराफेरी करने के उद्देश्य से विपक्षी दलों के खिलाफ जांच एजेंसीज द्वारा की जाने वाली कार्रवाई रोकी जानी चाहिए। हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल की तुरंत रिहाई होनी चाहिए। चुनाव के दौरान विपक्षी राजनीतिक दलों का आर्थिक रूप से गला घोटने की जबरन कार्रवाई तुरंत बंद होनी चाहिए। और जाहिर सी बात है, ये जो बात प्रियंका गांधी वाड्रा ने कल रखी, उसका मकसद साफ था। उसका मकसद यह था कि किस तरह से कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं और कांग्रेस के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसा नहीं है दोस्तों। और 5वीं मांग, चुनावी चंदे का उपयोग कर बीजेपी द्वारा बदले की भावना, जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एसआईटी का गठन होना चाहिए। बड़ी बात दोस्तों, ये जो तमाम आरोप, ये जो तमाम मांगे की जा रही हैं, क्या वो पूरी होंगी? हकीकत क्या है दोस्तों कि बेशक सुप्रीम कोर्ट में भाजपा को पटकनी लगी है, मगर अब भी गुप्त चुनावी चंदे को जायज ठहराने का काम कोई और नहीं, स्वयं प्रधानमंत्री और अमित शाह अपने तमाम इंटरव्यूज में कर रहे हैं। जबकि साफ तौर पर गुप्त चुनावी चंदे में एक हाथ ले एक हाथ दे सामने उभर कर आ रहा है। शरद चंद्र रेड्डी सरकारी गवाह हैं जिसके चलते अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। वो शरद चंद्र रेड्डी की ऑरबिंदो फार्मा ने 55 करोड़ भाजपा को दिए। इसके अलावा मंगुंटा रेड्डी, उनके बेटे जो हैं राघव रेड्डी, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सरकारी गवाह थे। अब बीजेपी और तेलुगु देशम पार्टी उन्हें चुनावी टिकट दे रही है। साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि जिसको अपनी जान बचानी थी उसने भाजपा को चुनावी चंदा दिया। उनके बेटे जो हैं भाजपा में शामिल हो गए। आपको याद होगा लॉटरी किंग सैंटियागो मार्टिन का बेटा जो है वो भाजपा में शामिल हो गया, जबकि आप जानते हैं कि उनकी करोड़ों की संपत्ति को जब्त किया गया था। तो ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब भाजपा से दिए जाते नहीं बन रहा है, जिनके जवाब उन्हें देने चाहिए, मगर पूछने वाला कौन है? अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।